हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गेट इट क्लियर चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए जूनियर ऑफिसर आईटी का सी पेपर डिस्कशन लेके आए हैं, जिसमें कि आपके साथ हम आपको आंसर बताएँगे, जो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, साथ में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, आंसर बताना तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑलरेडी आपको नेट पे बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, या फिर गूगल तो है ही, जहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर्स पता चल चुके हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक वीडियोज़ देखे हैं, किसी ने भी आपके साथ इनका डिस्कशन नहीं किया है। सो गाइज़, हम आपके लिए डिस्कशन लेके आए हैं इन क्वेश्चन्स का। एंड मैं उन दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे साथ बने हुए हैं एंड अपने सी का नॉलेज बढ़ा रहे हैं। एंड गाइज़, जो अभी तक हमारे सी के ट्यूटोरियल्स नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाएँ। एंड हमारा जो इनिशिएटिव है, उसमें हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा कंप्यूटर और सी से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्किप करके या गलत मार्क करके ना आए गाइज़। तो गाइज़, आइए हम आपको आज के ट्यूटोरियल के माध्यम से ये भी बताएँगे कि हमने हमारे ट्यूटोरियल में इनमें से कितने क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए थे। एंड अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल सेशन के थ्रू गए होते, तो आपने शायद ये पूरे आंसर सही-सही मार्क कर दिए होते। तो गाइज़, आइए देखें कि पहला क्वेश्चन क्या था। सो गाइज़, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक आउटपुट पहचानना था, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे बिटवाइज़ ऑपरेटर्स यूज़ किए गए हैं, जो कि बिट लेवल पे काम करते हैं। हमने इसके लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड सेशन लेके आया था। एंड हमने आपको बताया था कि एंड और कैसे काम करते हैं गाइज़। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, जो कि है 7। एंड वो 7 कैसे आया है गाइज़, ये हमने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे करके दिखाया है कि 5 एंड 2 का एंड ऑपरेशन होगा, एंड देन 5 और 2 का जो एंड ऑपरेशन का रिजल्ट होगा, उस पे हम और ऑपरेशन लगा देंगे 7 का। एंड इसलिए आपका जो आंसर बनता है वो है 7। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा गाइज़, क्योंकि ऑलरेडी जिन बंधुओं ने हमारा जो वीडियो देखा हुआ है, तो उन्हें पता है कि ये कैसे हुआ है। एंड जिन्हों को ये आंसर नहीं पता है कि कैसे निकला है, वो प्लीज़ हमारे ट्यूटोरियल की सीरीज़ को देखें। गाइस, अगला जो क्वेश्चन है वो है मैक्रो से रिलेटेड। यहाँ पे एक मैक्रो डिफाइन किया हुआ है। आपको पता है मैक्रो जो होते हैं वो प्री प्रोसेसर लेवल पे यूज़ होते हैं। आप मैक्रो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको पहली लाइन में दिख रहा है। एंड देन आपसे उसका प्रोग्राम का आउटपुट पूछा हुआ है, अगर आपने ये मैक्रो आपके प्रोग्राम के अंदर से कॉल किया था गाइस। तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि देखने के बाद इसमें 49 आंसर मार्क करके आए होंगे, लेकिन गाइस इसका आंसर जो है वो है 16। ये आंसर आपका 16 क्यों है, ये हम आपको हमारे आने वाले मैक्रोज के वीडियोस में बताएंगे गाइस। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें एंड अपने सी का नॉलेज बढ़ाते रहें। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फिर से आउटपुट पहचानना है। एंड यहाँ पे क्या किया हुआ है, 3 इंटीजर वेरिएबल लिए हुए हैं। ए में डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी गई है, या फिर उसको इनिशियलाइज़ कर दिया गया है 10 से। एंड बी एंड सी में प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया गया है ए के। सो गाइस, क्या आप इसका आंसर पहचान सकते हैं? क्या इसका आंसर 12, 12, 12 होगा? या फिर इसका आंसर 12, 11, 10 होगा? अगर आपको इनमें से इसका कोई भी आंसर लग रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं गाइज़, क्योंकि इसका आंसर होगा 12, 11, 11। एंड ये क्यों होगा गाइज़, ये हमने आपको हमारे ऑपरेटर से रिलेटेड ट्यूटोरियल में बताया था कि जब भी हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो ए की क्या वैल्यू यूज़ होगी, एंड जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो ए की क्या वैल्यू होगी, एंड ए की वैल्यू 12 कैसे हो जाएगी, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है। लेकिन सी के अंदर क्यों वो 11 यूज़ हुआ है, तो गाइज़ इसके लिए मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा इसका प्रैक्टिकल सेशन देखें, जो हमने आपको ऑपरेटर से रिलेटेड बताया था। अगले क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो यहाँ पे हमारा एरे ऑफ कैरेक्टर्स आप बोल सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग होती है, लेकिन हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एरेज़ लिया हुआ है इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है ए, उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ डाल दी हैं। देन हमने वो जो ए प्लस 2 करके जो भी, ये आपको ए पता होना चाहिए कि क्या होता है। मैं अभी उस चीज़ को आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। मैं पहले आपको चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर या तो गेस करें या तो कैलकुलेट करके निकालें गाइस। एंड हमने वो बी पॉइंटर में स्टोर कर लिया है। एंड देन हम यूजिंग बी, बी का जो सेकंड इंडेक्स है, हम उसकी वैल्यू फेच करना चाह रहे हैं एंड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं गाइस। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एरे होता है, मैंने आपको एरे और पॉइंटर्स का एक डेडिकेटेड छोटा-सा सेशन लेके आया था आपके लिए कि एरे और पॉइंटर के बीच में क्या रिलेशन होता है गाइज़। अगर आपने वो ट्यूटोरियल देखा होता, देन आप इसका आंसर ज़रूर अटेम्प्ट करके आते, एंड वो भी 100% करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करके आते। सो गाइज़, इसका आंसर होगा 5। 5 क्यों होगा गाइज़, इसका मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ था हमारे प्रैक्टिकल सेशन में और हमारे थ्योरेटिकल सेशन में, जिसमें हमने एरे और पॉइंटर का रिलेशनशिप बताया था कि ये जो एरे होता है, मैंने यहाँ पे ए लिया हुआ है क्योंकि मैंने जो नीचे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है गाइस, ये मैंने अपने
ट्यूटोरियल के टाइम का कॉपी कर लिया है, उसमें सिर्फ मैंने बी पॉइंटर को ऐड कर दिया है, तो जब हम बी को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं गाइज़, तो हम उसको a+2 पे कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपको हमने समझाया था कि a+2 क्या होगा, a+2 मतलब ये होगा एंड बी का जो इनिशियल पोज़ीशन होगा या जो 0th एलिमेंट ऑफ बी होगा वो 3 बनेगा, मतलब पहला एलिमेंट जो बी में होगा वो 3 होगा। एंड देन अगर हम बी का सेकंड इंडेक्स फेच करेंगे, +2 इंडेक्स फेच करेंगे, तो गाइज़ वो आपको हमने दिखाया हुआ है कि वो 5 होगा। अगर हम यहाँ पे -1 और -2 भी फेच करते तब भी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती एंड वो कैसे मिलती, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसका आंसर गाइज़ B2 जब आप फेच करेंगे तो वो B+2 की वैल्यू लेके आएगा जो कि आपकी 5 होगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सी लूपिंग स्टेटमेंट गाइज़, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें तो आपने डायरेक्ट आंसर इसका मार दिया होगा क्योंकि यहाँ पे व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर जो हैं वो हमारे लूप स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जो इफ होता है हमारा वो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है। इसलिए इसका आंसर इफ होगा गाइस। In C, dash jump statement is used inside the loop and switch statements only. So guys आपको हमने इन सब का यूज दिखाया हुआ है कि क्या होता है। else तो खैर आपका थोड़ा लीक से अलग हो गया है। ये आपका डिसीजन मेकिंग में यूज होता है जहाँ पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। लेकिन ब्रेक और कंटिन्यू का हमने आपको एक सेशन लेके आए थे कि ये दोनों कीवर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं एंड क्यों यूज किए जाते हैं। एंड गो टू स्टेटमेंट हमने आपको हमारे डिसीजन मेकिंग के ट्यूटोरियल में बस समझाया था कि वो क्या होता है। सो गाइस गो टू स्टेटमेंट भी आपको पता है कि जंप करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन पूछी गई है कि विच स्टेट जंप स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स ओनली। इनमें से ऐसा कौन सा है जो लूप के साथ साथ स्विच के अंदर भी यूज होता है टू जंप टू पर्टिकुलर पोजीशन या टू जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ब्रेक एंड ये हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों हमारे ट्यूटोरियल्स में। सो गाइस अगला क्वेश्चन जो आता है वो होता है व्हाट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी कंसिस्टिंग ऑफ मेनी मेंबर वेरिएबल्स एंड ऑल ऑफ दीज शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। सो गाइस ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 2 या 3 सेशन में आपको बैक टू बैक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे एंड इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुआ है कि ये कौन सा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। मतलब डेटा टाइप तो ऑब्वियस सी बात है कि सी की लाइब्रेरी का ही है, लेकिन यूजर इसको डिफाइन करता है एंड उसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। एक हिंट मैं आपको देता हूँ गाइस कि इसमें जितने भी आप वेरिएबल यूज करते हैं इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर, उसके अंदर जो होता है एक बार में एक ही डेटा मेंबर और जो आपका वेरिएबल है उसके पास वैल्यू स्टोर होती है, इसलिए वो सेम मेमोरी लोकेशन को यूज कर पाते हैं। सो गाइस यस अगर आपको इसका आंसर याद आ रहा है तो इसका आंसर है यूनियन। हमने आपको दिखाया था कि कैसे आप इसके अंदर मल्टीपल डेटा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड उनमें से किसी एक के पास ही वैल्यू स्टोर रहेगी एक टाइम पे। एंड उसकी जो यूनियन की जो मेमोरी होती है गाइस वो मेमोरी डिपेंड करती है कि हमने कौन सा वेरिएबल जो यूनियन के अंदर यूज हुआ है एंड वो सबसे ज्यादा मेमोरी लेता है एज पर द सी लाइब्रेरी, वही यूनियन की भी आपकी मेमोरी हो जाएगी गाइस। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो गाइस ये तो हमने आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड हमारे ट्यूटोरियल में समझाया हुआ था कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे स्ट्रिंग, क्या ये वैलिड से स्ट्रिंग का बनाने का तरीका है भी या नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे नल पॉइंटर यूज ही नहीं किया है गाइस स्ट्रिंग डिक्लेयर करते टाइम, तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर ये वैलिड होगा देन आपको हमारे एरेज एंड पॉइंटर के एक सेशन में याद आना चाहिए कि हमने यहाँ पे नेम+3 किया हुआ है, तो क्या ये वैलिड है कि नहीं है तरीका। सो गाइज अगर ये दोनों लाइन वैलिड है तो इसका आंसर क्या होगा। सो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये दोनों लाइन बिल्कुल वैलिड है एंड इसका आंसर होगा A N गुप्ता। एंड वो क्यों होगा गाइज वो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, सिमिलर टू हमारे अदर प्रैक्टिकल सेशन में जो हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। मैंने उसमें सिर्फ ये स्ट्रिंग अपडेट कर दी है जो कि आपके क्वेश्चन में आई थी एंड यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यों हमारा आंसर A N गुप्ता होगा। आइए गाइज आगे बढ़ते हैं। एन एस्केप सीक्वेंस ऑलवेज बिगिन विद, गाइज ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमने आपको बार बार करके दिखाया हुआ है। अगर आपको नल पॉइंटर भी याद आता है तो आपको उसमें याद होना चाहिए कि जीरो के पहले कौन सा सिंबल होता है। अगर हमारा न्यू लाइन, अगर आपको कैरेक्टर न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस जब आप यूज करते हैं, जब भी आपको नई नई लाइन में आउटपुट चाहिए होता है एक के बाद एक, तो आप अ, एक एन के पहले एक जो भी कैरेक्टर है वो यूज करते होंगे। सो गाइस इसका आंसर होगा बैकस्लैश। आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा बैकस्लैश का यूज करते हैं। अगर हमें टैब देना है देन हम बैकस्लैश T लिखते हैं, अगर हमें न्यू लाइन चाहिए होती है देन हम बैकस्लैश N लिखते हैं एंड सिमिलरली हमारे यूज के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हैं।
सो गाइस यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डैश इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज्ड टू रिलीज द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। सो गाइस हमारे आने वाले वीक के ट्यूटोरियल में ये भी आपके लिए है, जहाँ पे हम आपको मेमोरी मैनेजमेंट सिखाएंगे सी में, कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। सो गाइस तब तक इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा फ्री, एंड ये फ्री क्यों होगा, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में हम आपको इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। Which variable preserves its value even after the function in which it is declared has finished the execution? सो गाइज मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन जैसा था, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक्चुअली टफ नहीं बोल सकते हम इसको। एंड इसका आंसर मोस्टली बहुत लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि जो फ्रेश फ्रेश अगर आपने कुछ चीज़ें रटने का ट्राई किया होता है आंसर्स को, या फिर आपने एक एक लाइन इनकी समझी होती है, देन आपको इनमें हमेशा प्रॉब्लम होगी ही होगी। आप पॉइंटर स्टैटिक इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार मेरी मेमोरी, पॉइंटर जब मेमोरी रखता है तो ये हमारे वेरिएबल को रिटेन करेगा कि क्या करेगा, या फिर स्टैटिक करेगा या नहीं करेगा, ऑटो वाला करेगा या नहीं करेगा। आपको हमने हमारे ट्यूटोरियल में समझाया हुआ था वेरिएबल्स के, कि ये कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कैसे कैसे आप उनको डिक्लेयर करते हैं। एंड गाइज इसका आंसर हम देखते हैं पहले। इसका आंसर होगा स्टैटिक। एंड ये स्टैटिक क्यों होगा गाइज, ये देखिए मैंने आपको लेफ्ट में जो दो स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ये हमने आपको हमारे प्रैक्टिकल में करके दिखाया था कि कैसे हम फंक्शन के अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है गाइज। एंड यहाँ पे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लाके दी है, कि जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तब आपके कंपाइलर को पता चलता है कि जब तक मेरा प्रोग्राम चलेगा तब तक इसकी वैल्यू को रिटेन करना है। एंड जब भी हमें अपने वेबसाइट्स वगैरह में या फिर हमारी एप्लीकेशन के अंदर जब हमारा पेज बार बार रिफ्रेश होता है या बार बार एप्लीकेशन ओपन होकर के बंद हो रही है, मुझे अगर काउंट पता करना है कि कितनी बार मेरी एप्लीकेशन ओपन होकर के बंद हो रही है, वेबसाइट पे मेरे कितने यूजर आ रहे हैं, इन सब केसेस में हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू अपडेट होती है वो वैल्यू रिटेन होती है। चाहे आप कितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमेशा आपको अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी। ये कभी भी फिर से री इनिशियलाइज नहीं होते हैं गाइस। तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है हमारे सी के अंदर। एंड ये देखिए गाइज, मैंने आपको यही चीज समझाई है कि अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल देखे होते तो आप इसमें से पूरे आंसर मार्क करके आए होते, जिसमें से मैंने आपको ये जो लेफ्ट में एग्जांपल दिखाया है, ये हमारे एक प्रैक्टिकल सेशन में ही था। एंड सेम आपसे ये सिनेरियो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है गाइज। आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे आपसे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। हमने आपको ऑपरेटर वाले ट्यूटोरियल में ये चीज समझाई थी कि कौन से ऑपरेटर्स को कैसा प्रेफरेंस दिया जाता है। विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द सी, मतलब किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी इन सब ऑपरेटर्स में। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप इसको इसका आंसर नहीं भी पता होता, देन आपको इतना तो पहचान में आ रहा है कि बी सी डी के अंदर जो मेरे ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर ये मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं एंड एक ही मेरा ऑपरेटर है, तो जो प्लस वाला है जो कि यूनरी ऑपरेटर है, तो क्या मैं इनको यहाँ से हटा सकता हूँ, या फिर इसमें से मेरा ये ऑड वन आउट है तो क्या मैं इसको मार्क करके आ सकता हूँ। अगर आपने ऐसा भी किया होता, देन आपका इसका आंसर बिल्कुल सही होता, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कैसे हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं। हमारी पोस्ट फिक्स जो हम लोग डालते हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है गाइस, देन हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, एंड देन लास्ट में हमारा बहुत सारी अदर अदर ऑपरेटर्स को फॉलो करते हुए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर तक हम जाते हैं लास्ट में। सो गाइज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो यूनरी ऑपरेटर हैं, पोस्ट फिक्स अगर आपके पास नहीं है तो पोस्ट फिक्स के बाद हमेशा यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं, इनकी हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है सी में। सो गाइज मैंने यहाँ पे आपके लिए जूनियर ऑफिसर आईटी के पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है गाइज, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।